हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल ओपिनियन और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही आईसीजे ने ऑर्डर दे दिया था इसराइल को कि गजा से हटो तुम। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट्स जारी कर दिए थे। अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होता है। सबसे पहले रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कौन करता है? फलस्तीन। इट्स अ परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इस रेजोल्यूशन में मेजोरिटी किसकी होती है? 124 आर इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन कि इसराइल ने फलस्तीन पर इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, तो इसराइल 12 महीने के अंदर इस ऑक्यूपेशन से विड्रॉ करे, पीछे हटे। सेकेंडली, इट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल रेपरेशंस फॉर द डैमेजेस कॉज टू द पैलेस्टीनियंस। नाउ दिस इज अ वेरी हेवी थिंग कि आप इसराइल जैसी पावरफुल कंट्री को ऐसा बोल रहे हो। इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में भी कंट्रीज हैं विच आर प्रो इसराइली, फेवर टुवर्ड्स इसराइली, एलाइज ऑफ इट, जैसे यूएसए, हंगरी हुआ, अर्जेंटीना हुआ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों कहा जाता है कि इसराइल ने इलीगल सेटलमेंट किया है? अच्छा, एक बात आप समझते होंगे कि पहले जो एरियाज फलस्तीन के होंगे वहां पे इसराइल आ रहा होगा तो इलीगल सेटलमेंट है। लेकिन कौन सा इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करके? देयर शुड बी सब कंक्रीट रीजनिंग ना, विथ यू अवेलेबल, कि आप बता सको कि हाँ ये इलीगल ऑक्यूपेशन है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करती है यूनाइटेड नेशंस और कम्युनिटीज के नैरेटिव के हिसाब से। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलीगल ऑक्यूपेशन। नॉट जस्ट दिस, इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी चेंज करनी चाहिए प्रेजेंट टाइम पीरियड में? ऑल ऑफ दैट विल स्टडी हियर। इंटरनेशनल बॉडीज का भी रोल देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार में रहते हो, डू विजिट दी पटना सेंटर वंस। अच्छी काउंसलिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। करोल बाग में फाउंडेशन चालू होने वाला है। इंग्लिश मीडियम बैच है, बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ये क्लासेस देखी हैं। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चलती है, जिसकी डेट्स आप देखो। अगेन प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चलती है। ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सीसैट, करंट अफेयर्स, ऐसे टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेल होता है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के लिंक पर क्लिक करो और आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, अगर आपको कुछ पूछना है तो फोन नंबर पे कॉल कर लो। अगर आप दिल्ली या प्रयागराज के बाहर रहते हो, अगर आप हो दिल्ली या प्रयागराज में, तो सेंटर आ जाओ, बेस्ट होता है। क्योंकि उससे आपको स्टडी प्लान, काउंसलिंग, चार बातें और एक्स्ट्रा पता चल जाएंगी। अन अकेडमी ऐप है, आपको करंट अफेयर्स, अपडेट्स, ऑफर्स, इस इन सारी चीजों के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। अब आ जाते हैं। मुद्दा बहुत पुराना है, जब इसराइल बना है ना, उसके बाद यूएन का पार्टीशन प्लान बोलता है कि ये एरिया ब्लू वाला इसराइल का होगा, ग्रीन वाला एरिया एक अरब स्टेट होगा, येलो वाला इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर, क्योंकि जेरूसलम में तो पूरा मिक्सचर है, अरब्स का, क्रिश्चियंस का, ज्यूज का। उसके बाद आता है अरब इजरायली वॉर 1967 का, जब अरब्स ने इसराइल पर मिलकर अटैक कर दिया। अब इसराइल इसका जवाब देता है, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर देगा, गजा को ऑक्यूपाई कर देगा, गोलन हाइट्स तक को ऑक्यूपाई कर देगा। अब ये एरियाज इसराइल के अंदर आ गए। अब एक कन्वेंशन है पुराना वाला, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन। जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन या किसी वॉर की बात आती है ना, लोग बिल्कुल बिना समझे ये बोल देते हैं जिनीवा कन्वेंशन। लेकिन व्हाट इज जिनीवा कन्वेंशन? कौन से वाले जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं चीजें? ये भी तो समझो ना बॉस। कब से आए जिनीवा कन्वेंशन, कैसे कंसोलिडेट हुए? थोड़ा सा इसको देखते हैं कि फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन ही क्यों बोला जा रहा है। तो आप देखो, रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगी क्या करते हैं, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं अनस्टेबल कंट्रीज में, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में, राइट। तो इनके एक हेड ने 1860s में जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई। यहाँ से पहला जिनीवा कन्वेंशन आता है। कहा ये गया कि देखो, अगर वॉर हो भी रहा है, ठीक है, उस टाइम तक यूरोप की सिचुएशन ऐसी थी कि बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में छोटे छोटे वॉर्स होते रहते थे। अभी ये इस टाइम पीरियड पर क्रीमिया का वॉर चल रहा होगा, प्रोबेबली खत्म हो गया था शायद। तो क्या होता है कि जब भी वॉर होता है, तो जो सिविलियन किसी सोल्जर को एड कर रहा है, तो सिविलियन को भी जबरदस्ती धर लेते थे कि तुम क्यों इसकी एड कर रही हो, तो एनिमी का सोल्जर है, अरे उसको तो मदद करनी है ना, जब वो तो सिर्फ मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात हुई थी कि थोड़ा लिमिट रखो वॉर में, थोड़े प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना वॉर कंडक्ट करते टाइम। ठीक है भैया। सेकंड जिनीवा कन्वेंशन आता है 1906-7 के आसपास। आगे और चीजें इसमें मजबूत की गई। अब देखो क्या आएगा। अब आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 का। याद करो, दिस वाज द फर्स्ट ग्लोबल लेवल वॉरफेयर। यहाँ लोगों को मारा जाता है, टैंक यूज होते हैं, केमिकल वेपन्स यूज होते हैं। हिटलर खुद इंज्योर हुआ था यहाँ केमिकल वेपन से। तो अब 1920s में जब पीस आती है, तब थर्ड जिनीवा कन्वेंशन आता है और बोलता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर से तमीज से, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर फेवर करना चाहिए। जैसे अगर हमारा कैप्टन अभिनंदन चला गया पाकिस्तान में, बेचारा अटक गया वहां पर, तो उसके साथ भी ह्यूमैनिटेरियन तरीके से बिहेव करोगे और उसे भारत को वापस लौटाओगे। समझ रहे हो आप कनेक्ट? अब इसी के बाद आता है क्या? फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पास हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रुटैलिटीज और ज्यादा होती हैं, एरियाज ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे जर्मनी को आधा डिवाइड कर देते हैं, याद है, रशियंस इधर, वेस्ट वाला इधर। तो अब फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस बैठती है 1940s में, वॉर के बाद,
और ये फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन लाते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आप एक मेजर कंट्री हो, आपने किसी एरिया को ऑक्यूपाई किया है, लेट्स सपोज ये रेड वाला एरिया, तो आप अपने लोग यहाँ पर जाकर बिठा नहीं सकते हो कि ये हम अपने लोग बिठा देंगे, बाद में बोलेंगे कि ये एरिया तो हमारा है, जैसे चाइनीज करते हैं अभी, राइट? ऐसा नहीं कर सकते, ये डिसअलाउ किया गया। एंड एज पर दिस इसराइली की जो एक्टिविटीज हैं वेस्ट बैंक में वो इलीगल है। नॉट जस्ट दिस, इसके बाद देखो आधी ये सेटलमेंट एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज भी कर दी गई 1990s में जब ऑस्लो अकॉर्ड्स आते हैं। यहाँ क्या होता है, फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाता है कि हमारी सारी जो गैस है वो निकल चुकी है, वी आर ओल्ड गार्ड्स नाउ। अब हमारे राइवल्स हमास आ चुके हैं कहाँ, गाजा पट्टी में, जो रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को, तो हम ज्यादा स्टैंड तो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसराइल के साथ पीस कर लेते हैं, मीडिएटेड बाय यूएसए, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है वॉर तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसराइल जीतता जा रहा है और अरब स्टेट्स ने इसराइल का जो कॉज है वो तो अबैंडन कर दिया। तो अब ऑस्लो अकॉर्ड्स के हिसाब से तीन तरीके से एरियाज को डिवाइड करते हैं। वन इज पैलेस्टीनियन कंट्रोल के एरियाज, बी वाले जॉइंट कंट्रोल में, सी वाले इजरायली कंट्रोल में, क्योंकि अब इजरायली सेटलमेंट्स भी है, अब लोगों को ये तो नहीं बोल सकते कि तुम सारे के सारे पीछे जाओ, राइट? तो कुछ एरियाज ऑलरेडी वेस्ट बैंक में रिकॉग्नाइज कर दिए कि ठीक है ये इजरायली एरियाज है। लेकिन अब क्या होता है, इजरायली ऑर्थोडॉक्सी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। बाय द वे, आपको मेरे बारे में जानना हो तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। ये क्यूआर कोड है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हो रही हूँ सो दैट यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड फॉर ऑल दी टेलीग्राम चैनल हियर, ज्वाइन करना हो और अपडेट्स चाहिए। अब क्या होता है, इजरायली ऑर्थोडॉक्सी आ जाती है और ये अपना रोल दिखाने लगती है, ये स्टेट को लॉबी करते हैं, ये लोगों को पैसा वैसा देते हैं, तो लोग आके इन रेड एरियाज में, पैलेस्टीनियन एरियाज में आके सेटल होने लग जाते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज टिपिकली इलीगल सेटलमेंट, जो फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है और ऑस्लो अकॉर्ड्स के भी खिलाफ है, समझ रहे हो? इनको इलीगल सेटलमेंट बोला जा रहा है। अब आप बताओ, ये जो रेजोल्यूशन होगा अभी का, इसको कौन कौन फेवर करेगा? इसको कुछ कुछ इसराइल के फ्रेंड्स भी फेवर कर रहे हैं, मतलब वो भी इसराइल के अगेंस्ट एक नैरेटिव बना रहे हैं, जैसे फ्रांस हुआ, फिनलैंड हुआ, मेक्सिको हुआ। अब इसमें इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कौन है? जो टिपिकल इसराइल के एलीज है, ये सारी कंट्रीज जो हमने देखा। लेकिन एब्सटेंस, द कंट्रीज हु हैव एब्सटेन्ड आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग हियर। यूके और कनाडा यूएस के एलीज हैं, डायरेक्टली रेजोल्यूशन के सपोर्ट में इसराइल के अगेंस्ट तो बोल नहीं सकते, तो इन्होंने एब्सटेन कर दिया, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, प्रो इसराइल स्टैंड लेते हैं, तो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज इनको बैठकर वो करेंगे। जैसे कनाडा के बारे में ह्यूमन राइट्स एजेंसीज ने अभी भी बोला है कि कनाडा ने एब्सटेन किया, गलत है वगैरह वगैरह। लाइकवाइज इसराइल है। अब इंडिया ने क्या किया है, एब्सटेन किया है। इंडिया ने बोला है क्योंकि इंडिया इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसराइल से डरते हैं या फिर इसराइल ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फलस्तीन के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, बट मोर ओवर हम जानते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज बायस्ड है। देखो इस यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में किसका हेल्प किया गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का, विच इज इटसेल्फ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आईसीजे में ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग चल रही थी जहां साउथ अफ्रीका इसराइल के खिलाफ मूव किया कि इसराइल क्या कर रहा है, गजा में जिनोसाइड कर रहा है, तो इसराइल को एक्शंस को स्टॉप करो, तो आईसीजे ने इस बारे में ऑर्डर भी दी। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये इंटरनेशनल एजेंसीज कभी भी हमास टेररिस्ट के वायलेशंस के बारे में कुछ नहीं बोलती है, चाहे ग्रीन पीस हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो। ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी क्या करेगा, इंडिया के खिलाफ कश्मीर में यहाँ पर चीजें बोलेगा, लेकिन पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को ज्यादा नहीं जस्टिफाई करेगा कि कैसे कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ, ये सब नहीं बताएंगे। तो हमें पता है कि ये एक लेफ्ट चाइना मुस्लिम का एक अलायंस है, एक ग्रुपिंग है, जो नैरेटिव सेट करता है इंटरनेशनली, लॉबिंग करता है, नैरेटिव सेट करता है इंटरनेशनल बॉडीज में, और ये बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है। आप देखो डब्ल्यूएचओ ने चाइना से जो कोविड निकला उसको बहुत टाइम पीरियड तक पेंडेमिक नहीं कैटेगराइज किया, डिस्पाइट द रीजन कि यूरोप में बहुत सारे ऐसी कैजुअलिटीज हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, उसके बावजूद इन्होंने टाइम लिया। क्यों? ताकि चाइना की इमेज को खराब ना हो, क्योंकि चाइना डब्ल्यूएचओ को फंड करता है प्रोमिनेंटली, राइट? तो इसके लिए इंडिया को पता है कि इंडिया को एब्सटेन ही करना था, क्योंकि अगर आप प्रो रेजोल्यूशन चीज बोलते हो, मतलब आप इसराइल के खिलाफ जा रहे हो, और अगर आप एंटी रेजोल्यूशन चीज बोलते हो, बहुत ज्यादा प्रो इसराइल हो रहे हो, तब भी प्रॉब्लम है। इसराइल की आपको जरूरत है, कैसे? टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस चाहिए, इनोवेशन चाहिए, वर्कर्स को वहां पे काम मिल रहा है, राइट? सिमिलर सिक्योरिटी सिचुएशन है दोनों की, इसराइल और इंडिया की। आसपास इस्लामिक रेडिकलाइज्ड कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करती हैं, बांग्लादेश ही देख लो अभी, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडिया ने एब्सटेन किया। लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या आगे के लिए इंडिया का स्टैंड है, इंडिया को क्या करना चाहिए? सिंपल है, इंटरनेशनल बॉडीज अपने हिसाब से नैरेटिव बनाती जाएंगी, लेकिन जब तक कुछ कंक्रीट यहाँ पर नहीं निकल के आता रिजल्ट वॉर का, तब तक वेट एंड वॉच और अपने नेशनल इंटरेस्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करो, और वो भी बहुत बैलेंस तरीके से। इसराइल के साथ एंगेज करो कोवर्ट एक्टिविटीज में, डिफेंस वाली एक्टिविटीज में, लेकिन अपना जो स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी का वो तब भी ऐसे दिखाओ कि आप स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है
और आप टू स्टेट सोल्यूशन को प्रेफर करते हो। जैसे अभी फॉर्मल क्या सोल्यूशन देता है, फॉर्मल स्टेटमेंट्स आपने देखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वी प्रिफर अ टू स्टेट सोल्यूशन, यहाँ पर डायलॉग करो, नेगोशिएशन करो, मीडिएशन करो। यही बेस्ट होता है कि चुपचाप उस एरिया से निकल जाओ, बिकॉज वेस्ट एशिया इज नॉट सच एरिया जहां पर आप एक्टिविज्म को प्रमोट करो अभी इस टाइम पीरियड पर, जब तक कुछ कंक्लूसिव वॉर का निकल के नहीं आता। फर्स्टली दिस। सेकेंडली, अगर आप एक्टिविज्म करते हो तो वहां पर आप एक साइड की तरफ फंस जाओगे, तो उसको अवॉइड करते हुए स्टिल इसराइल के साथ एंगेज करो इन कोवर्ट एज वेल एज इन डिफेंस एक्टिविटीज, सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन ऑल्सो योर सेल्फ। इसराइल के साथ आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी रहे, एंड नॉट जस्ट दिस, आप इंटरनेशनली भी अपनी इमेज को अच्छे से बैलेंस कर सको। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।